हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इस डिस्कशन में, इस इंटरव्यू में जो मेरी बात है वो सौरभ से हो रही है। और सौरभ एक बहुत ही डेडिकेटेड और मेहनती स्टूडेंट है और उनकी मेहनत और उनकी जो लगन है टुवर्ड्स गेट वो उनके रिजल्ट से क्लियरली विजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू सौरभ। सो मच सर। और बेस्ट यही रहेगा कि सौरभ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फिर हम थ्रू आउट उनकी जर्नी से क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, उसको देखते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस करो सौरभ। सर मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं बीटेक इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हूँ और मैं 2019 का पास आउट हूँ और मेरे कॉलेज का नाम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो था, हाँ जी सर, जो किसी की भी अटेंशन को खींचेगा, दैट यू आर अ टॉपर इन गेट मैकेनिकल। यस सर। लेकिन आपने बीटेक जो है वो मैकेनिकल से नहीं की है, आपने बीटेक की है हाँ जी सर। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ब्रांच। यस सर। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि कैसे आपने ये डिसीजन लिया, क्या इजी था, क्या डिफिकल्टीज फेस हुई और क्या एडवाइस दोगे आप ऐसे स्टूडेंट्स को जो शायद दूसरी ब्रांचेस के हैं बट मैकेनिकल से गेट लिखना चाहते हैं। हाँ जी सर। तो सर जब मैं कॉलेज में था तो मोस्टली सब्जेक्ट्स वो इंटरचेंज होते हैं, मतलब बहुत सारे जो मैकेनिकल वाले होते हैं, मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्शन में भी होते हैं बट काफ़ी सारे नहीं भी होते हैं। तो जो प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स थे वो मुझे उतने पसंद नहीं आते थे। जैसे इंडस्ट्रियल मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, पर्सनली अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा से ही मैकेनिक्स मेरे को अच्छा लगता था कि वहाँ फोर्स लग रही है, वहाँ एनालिसिस होता था, जहाँ कपल लग रहा है, वो मुझे शुरुआत से जब मैं 11-12 में था तब वो अच्छा लगता था। तो जितने भी कोर्सेज में हमारे जैसे मशीन डिज़ाइन था, थ्योरी ऑफ मशीन्स था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, वो कॉमन था, तो मुझे वही सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे। तो मैंने कहीं ना कहीं ये मन तो बना लिया था कि मुझे जाना तो मैकेनिकल ही है, ये प्रोडक्शन वाली साइड नहीं पकड़नी, इंडस्ट्रियल वाली। तो तुम पास आउट कौन से ईयर में हुए थे? सर मैं 2019 में हुआ था। फिर उसके बाद जॉब लग गई थी, क्योंकि यार ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि 4th ईयर में जॉब होनी चाहिए, तो मैंने जॉब ले ली थी। तब भी मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मेरे को गेट में जाना है, गेट की राह को मैं पकड़ना ही चाहता था, क्योंकि यार मैं 11-12 में मैंने काफ़ी ज़्यादा हसल किया था जेई के पीछे, तो उतना कुछ खास रैंक नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने फिर जब मैं कंपनी में गया तब मेरे को लगा कि मुझे रिसर्च फील्ड में ही जाना है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए मुझे सही पाथ गेट ही दिखा। तो फिर मैंने 2020 में जॉब छोड़ दी थी, फिर उसके बाद से मैं फिर अटेम्प्ट दे रहा था। तो 2020 में जैसे तुमने कहा कि जॉब तुमने छोड़ी। हाँ जी सर। तो ऑब्वियसली एक बड़ा डिसीजन है जॉब छोड़ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, गेट के लिए, जहाँ पे कि चांसेस हैं कि शायद अगर वो दिन आपका अच्छा नहीं है तो शायद आपका पूरा ईयर वेस्ट हो सकता है। सर। तो कितना डिफिकल्ट था या क्या थॉट प्रोसेस गया, सर उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो सर जब मैं कंपनी में गया तो मैं वैसे कंपनी में इतना मतलब लाइट एनवायरनमेंट था, पर जो ट्रांजिशन था जो कॉलेज से कंपनी में जाने का, वो मेरे को काफ़ी लोड दे रहा था कि मुझे क्योंकि सर कॉलेज में पता ही नहीं चलता था कि कब टाइम बीत जाता था, कि कब सुबह से शाम हो गई, कुछ पता नहीं चलता था। तो वहाँ पर जाओ तो वहीं 1-1 घंटा पता चल रहा है। तो फिर जैसे मुनीश जो मेरा दोस्त है, जो लास्ट ईयर 3rd रैंक आया था, हाँ, तो सर वो तैयारी कर रहे थे, उनके माइंड में क्लियर था कि मुझे PSU जाना है और गेट करना है। बिल्कुल। तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन लिया। फिर मेरे को काफ़ी लोड पड़ चुका था कि अब मुझे जाना ही है, यहाँ पर नहीं रहना। ओके। और ऑब्वियसली सर ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करता ही है कि जॉब छोड़ना, कि मेरे को फाइनेंशियली भी इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। पापा जॉब करते हैं तो उसमें, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद से मैं फिर घर में रह कर तैयारी कर रहा था। तो उसके बाद की जो जर्नी रही, हाँ जी सर, 2020 के बाद की जो जर्नी रही, हाँ जी, वो कैसी रही और कैसे उसमें प्रिपरेशन की? आई थिंक हमारी बात भी कॉल पे हुई हाँ थी। सर 2020 में हुई थी, जब मैं जॉब छोड़ने वाला था। हाँ। तो मोस्टली मैंने उन्हीं लोगों से बात किया था जो हाँ बोलते कि हाँ जॉब छोड़ दो। हाँ। ऐसों से मैंने पूछा ही नहीं कि जो मना करता। मन पहले ही बना हाँ, लिया था क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर था कि यस या नो, तो वो यस ही था छोड़ना। तो मैंने मोस्टली उन्हीं लोगों से पूछा कि जो छोड़ना चाहते हो। तो फिर उसके बाद मैंने कोर्स, फिर मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने एक्सर्जिक का वीडियो कोर्स ले लिया था, वीडियो कोर्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज। ये तो मैंने सर दोनों साल लिया था। दोनों साल लिया। हाँ जी। तो फिर मैंने घर में तैयारी करी, तो अक्टूबर तक मैंने एक्सर्जिक का मोस्टली सारा वीडियो देख लिया था, और वो ऐड होता जाता है तो वो तो चलता ही था। बट
मेजॉरिटी मैंने सब कुछ अक्टूबर में ख़त्म कर लिया था। फिर मैंने टेस्ट वेस्ट देता था, तो ऐसा ही चलता रहा सर। तो जो वो वाला अटेम्प्ट था तुम्हारा, हाँ जी सर। उसमें तुमने टेस्ट वगैरह जो दिए उसमें हाँ जी। मार्क्स कैसे रहे? और स्टूडेंट्स, क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कितने हमारे मार्क्स रहने चाहिए टेस्ट सीरीज में, कितना आ रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता ही है, नॉर्मल है। तो उनको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? तो सर, जब मैं लास्ट ईयर पेपर देता था तो उस टाइम तो मेरे कुछ खास नंबर नहीं आते थे, पर मैंने सर कभी रुका नहीं। मैं मतलब टेस्ट में देता ही रहता था, चाहे जो भी हो जाए, मेरे चाहे 40 नंबर आए, मैं फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने लगभग उस टाइम भी काफ़ी टेस्ट दिए थे और इस साल भी काफ़ी टेस्ट दिए थे, तो मैं टेस्ट देता ही रहता था, भले ही बहुत नंबर कम आए। तो मेरा पार्टनर तो मुनीश था, तो मैं टेस्ट देता था, तो ऑब्वियसली वो हमेशा टॉप 5 में आता था। बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में तो था कि इतने नंबर लाने ही लाने, तो उसको देखता था और खुद को मैं मोस्टली उससे कंपेयर करता था, ये पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि हेल्दी कंपटीशन। हाँ जी सर, कि डीमोरलाइज की इसके कम आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में। तो मैं देखता था कि हाँ इसके मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब अटेनेबल तो है मार्क्स। तो मेरे उस टाइम आते थे सर, रेंज थी मेरी शायद 50 to 65 के बीच में। ओके। और मेरे फाइनली भी 65.17 थे और 2257 रैंक थी लास्ट ईयर। इस साल सर मैंने फिर टेस्ट देना शुरू किया। इस साल ऑब्वियसली मैंने कोर्स कर रखा था, तो मेरे लिए यही था कि उसके बाद मैं उसमें ऐड ऑन करता रहता था, जो भी टेस्ट दो उसमें से क्वेश्चन से जो सीखा, हाँ समझे, वो धीरे धीरे सब कुछ ऐड करते जाओ, तो काफ़ी अच्छे नोट्स हो जाते हैं। तो सब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, एक बार सर ने पढ़ा दिया तो हमारा काम खत्म, अब हमें नहीं करना कुछ, अब सर के ऊपर है, हमें क्वेश्चन नहीं आएगा तो सर की गलती कि हाँ इन्होंने ये पार्ट नहीं कराया, इन्होंने ये प्रॉब्लम नहीं कराई, तो इसलिए मुझसे नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये बात गलत है। आप धीरे धीरे सीखते हो, उसमें ऐड करते हो, तो वो नोट्स इतने बाइबल बन जाती है आपकी कि उसमें सब कुछ होता है। तो इस साल सर मैंने फर्स्ट पेपर दिया, कोई नॉर्मल सी कोचिंग थी, उसमें मैंने टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे 80 नंबर आ गए। मैंने बोला कि ये तो कब की बात है, ये कौन से मंथ की? ये सर सितंबर में शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरा कोर्स हो चुका था। तो देखा मैंने 80 नंबर आ गए, फिर मैं सोचा था भाई ये लक होगा कि ये अब नहीं आएंगे, फिर मैं ऐसे टेस्ट देता रहता था। बट मैंने सर एक्सर्जिक के उस टाइम तक फुल लेंथ नहीं दिए, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे जाना है एक्सर्जिक में ऐसे कि मैं प्रिपेयर्ड रहूँ, क्योंकि मोस्टली जितने एक्सर्जिक में नंबर आते हैं उतने ही फाइनली नंबर आते हैं, ये मेरे को लास्ट ईयर से पता चल गया था। तो मैं इतना रिफाइंड होके गया था एक्सर्जिक देने के लिए, चाहे जितना भी टफ पेपर हो, मेरे कभी भी 75 से मार्क्स कम नहीं आए। ग्रेट। मतलब, और इनफैक्ट उतने ज़्यादा भी नहीं आते थे, बट 87 to 75 के बीच में रहता था। तो मैं बिल्कुल फुल्ली पॉलिश्ड गया था एक्सर्जिक के देने के लिए। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे आपके हम यूट्यूब में वीडियोस देखते थे और मैंने एक्सर्जिक का जो वीडियो कोर्स लिया था, तो उसमें ये तो पता चल गया था कि आगे हमें सोचना कैसे है। चाहे अब आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, मैंने सर इस साल क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज भी लिया था। दोबारा से मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया था, जो लास्ट ईयर भी किया था। तो इनफैक्ट इस साल भी मैंने 2 बार किया था। तो जब उसके बारे में ना हर चीज़ सोचना, कहीं ना कहीं आपसे हम देखते थे कि कैसे सोचना है, तो सोचने का तरीका डेवलप होना चाहिए कि ये नहीं कि हाँ वही क्वेश्चन है, वही है, उसको करके आगे बढ़ जाना है। ऐसे नहीं, हर बार उसके आसपास की चीज़ें भी सोचनी है कि हाँ यहाँ पर अगर कपल नहीं लगा होता, या फिर कुछ और फोर्स लगी होती, या फिर यहाँ पे कांटेक्ट ऐसा होता तो क्या चेंज आता, तो ये सोचना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली मेरा तो पूरा फोकस जो मैं कहूँगा ना, वो अब इस चीज़ पे है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टूडेंट्स के पास ऐसे कंटेंट की कमी नहीं है जो उनको 50-60 मार्क्स तक पहुंचा सके। बिल्कुल सर। लेकिन ऐसा कंटेंट जो एक्चुअली में उनको, इवन इफ वो एक एवरेज स्टूडेंट हो, उनको 60-65 मार्क्स से क्रॉस करा के टॉप 10 टॉप 50 रैंक्स में लाए, ऐसे कंटेंट बनाने पे ही अब मेरा पूरा फोकस आ चुका है, जो कि है न्यूमेरिकल कंटेंट। यस सर। इसीलिए ही मतलब अब से तो मेरा जो फोकस है इस पूरे साल में, हमने एक्सर्जिक प्रो भी लॉन्च किया है इस बार, जिसमें कि केवल और केवल इट्स कंप्लीट कोर्स इन इटसेल्फ, एक्सर्जिक प्रो, इसमें बस न्यूमेरिकल सॉल्विंग और इस लेवल की न्यूमेरिकल सॉल्विंग, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ ये बताने की कि कैसे सोचा जाए, कैसे एग्जामिनर के माइंडसेट से आप सोचो, काफी जरूरी, और वो बहुत जरूरी है, उससे कॉन्फिडेंस एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होते हैं। तो सौरभ, एक्सर्जिक का वीडियो कोर्स जो तुमने लिया, फुल वीडियो कोर्स, उसके क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या अच्छे फीचर्स लगे तुम्हें
जो तुम्हें लगता है जो इसको बेटर और यूनिक बनाते हैं एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ प्रिपरेशन? तो सर पर्सनली मुझे तो रिकॉर्डेड फॉर्म काफ़ी बढ़िया लगता है। तो उसमें जैसे आप आते थे पढ़ाने तो मोस्टली वीडियोस 15-25 मिनट्स या फिर जहाँ पे एनालिसिस होना वो ज़्यादा होता था। जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई आप न्यूमेरिकल करा रहे हो वो 45-50 मिनट्स का होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली सर 360 डिग्री आप सब बताते हैं। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये होता है कि आप 15 मिनट्स पढ़ा रहे हैं तो मैं आराम से उस जब पेज में लिखूँगा तो लगभग मैं 1 या 2 पेज लिख देता था। बट आपने भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब में, वो काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं और उसको जब आप लिखोगे तो हो सकता है कि आप 1 पेज लिख पाओ या फिर हो सकता है वो आधा ही पेज हो पाए। तो मेरे को रिकॉर्डेड फॉर्म बहुत सही लगता है। तो सर इसका कंक्लूजन यही है कि कम टाइम में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो जैसे जिसके पास मतलब टाइम बहुत कम है, ऑब्वियसली सर शॉर्ट टर्म गोल ही होता है कि हाँ मैं नेक्स्ट ईयर निकालना है, तो नेक्स्ट ईयर में अच्छी रैंक लानी है, तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट है। तो काफ़ी कम टाइम में काफ़ी कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में अच्छे से मिल जाता है और आप काफ़ी कंसेप्ट एक साथ ग्रैब कर सकते हो। मतलब टाइम उसमें सेव होता है, ज़्यादा कंटेंट कम टाइम में आप कवर कर पाओगे। तो स्पेशली जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रादर सबके लिए टाइम किसको सेव नहीं करना है। कॉलेज में जो है उनको भी बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं साथ में, जॉब में जो है उनको मैनेज करनी होती हैं चीज़ें साथ में, ड्रॉप जो लिया हुआ है ऑब्वियसली उनके लिए भी प्रेशर होता है माइंड में कि कम टाइम में बहुत कुछ आगे लेके जाना है। तो जहाँ पे भी मुझे लगता है टाइम सेविंग की बात आती है वहाँ पे एनी डे जो कंटेंट एक्सर्जिक प्रोवाइड करता है फिनिश्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, दैट इज अनबीटेबल। इसमें एक और पॉइंट जो है जो मैं चाहता हूँ जिस बारे में तुम स्टूडेंट्स को गाइड करो, वो ये है कि कैसे वो टारगेट करें अपने सिलेबस को, अपनी स्टडी को, नंबर ऑफ आवर्स को। कॉमन क्वेश्चन है जिस पे मैं ऑलरेडी बात भी कर चुका हूँ, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं कि कितने घंटे पढ़ें दिन में। ये कॉमन क्वेश्चन माइंड में आता है स्टूडेंट्स के, क्योंकि कई से ऐसे टॉपर्स को वो सुनते हैं, जानते हैं, जो बोल देंगे कि हमने 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पढ़ा और टॉप रैंक आ गई हमारी। तो उसमें क्या होता है, उन्हें या तो वो लगता है वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं कि यार मैं गधा हूँ, मेरे को आता नहीं है, मैं तो 4 घंटे में कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं तो लेक्चर ही देख के नोट्स बनाने में 4 घंटे लगा देता हूँ। या फिर उन्हें लगता है कि उनसे हो नहीं पाएगा और उनको मे बी 2 ईयर लगेंगे, 3 ईयर्स लगेंगे, तो वो मेहनत से फिर बचने लग जाते हैं। यस सर। तो तुम्हारा क्या टेक, क्या इनपुट है इस डायरेक्शन में? तो सर जब भी मैं पढ़ता था तो एक अलग से मैं टाइमर स्टार्ट करता था, ताकि उस टाइमर जब मैं पढ़ाई शुरू करता था, चाहे टेस्ट दे रहा हूँ या कुछ भी गेट से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहाँ टाइमर ऑन कर देता था। और जैसे ही अगर बीच में कुछ डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मान लो कि टेलीग्राम में किसी का मैसेज आ गया, उसको भी मैं हटा देता था, तभी उसको रोकता था और पहले टेलीग्राम का डाउट सॉल्व करूँगा, या फिर किसी का मान लो मैसेज आ गया तो उसको मैं रिप्लाई करता था, फिर उसको बंद करके दोबारा ऑन करता था। कभी मैंने कंटिन्यूस नहीं किया कि मैं हाँ भाई चल रहा है, टाइम चलने दो, कोई बात नहीं, ऐड हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं हमेशा उसको सोने से पहले ज़रूर लिखता था कि मैंने आज कितना पढ़ा। तो बेसिकली जितने घंटे आपने इफेक्टिव स्टडी की, वो सौरभ बताना चाह रहे हैं कि वो उसका एक लॉग रखते थे कि आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, यू कैन नॉट इम्प्रूव व्हाट यू कैन नॉट मेजर। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप इम्प्रूव कैसे करोगे? तो इसीलिए हाँ सर, लोग बता रहे हो, लोग यही बोलते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी, तो इनफैक्ट आखिरी में आपको क्वांटिटी से ही मेजर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसमें क्वालिटी है जो आप रोक रहे हो, उसमें आपने हर चीज़ हटा दी, तो लास्ट में तो सर क्वांटिटी बताएगी कि आपने कितना पढ़ा। तो मैं हमेशा लिखता था और लिखने के बाद मेरा ऐसा होता था कि सर जब 10 घंटे ना लिखा जाए, जब डबल डिजिट में नहीं आ रहा हूँ, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। और मोस्टली मैंने इस साल जब मैं स्टार्ट किया था मई से, तो इस बार लगभग 4 या 5 दिन होंगे जहाँ मैं 10 ना पढ़ा हूँ, चाहे वो दिवाली हो, बर्थडे हो, होली हो, कुछ भी। 2 साल में तो सर बर्थडे कुछ नहीं बनाए हैं और बिल्कुल सन्यासी जीवन जिया है सर। एट लास्ट तो सर आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे भी कोई भी हम वीडियो देखते हैं, आपकी जो आप न्यूमेरिकल्स डालते थे उस टाइम पर, तो वो काफ़ी डिटेल में होते थे और एक एक लाइन के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया जाता था जो एग्जामिनर सोचता है। तो एक आपको एग्जामिनर पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है कि हाँ, कि ऐसा एग्जामिनर क्या सोच सकता है कि क्वेश्चन आए। तो आप इस साल बता ही रहे हैं कि एक्सर्जिक प्रो में और मेन वीडियो कोर्स में भी काफ़ी कुछ आप ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली सर बेनिफिट तो करेगा ही बच्चों को। सो आई थिंक सर मेरी जर्नी में
मोस्टली जैसे मैं शुरुआत में जब पढ़ता था तो मेरा उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, मैं प्रोडक्शन से था तो और मुझे मैकेनिकल में बिल्कुल मैं नए पैर जमाने जा रहा था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी बेसिक डाउट्स भी आते थे जो शायद जो ऑलरेडी जिसने मैकेनिकल पढ़ रखा हो या थोड़ा भी जिसको पता हो ना, उसको ऐसा लगेगा अरे ये क्या पूछ रहा है। बट इस टाइम पर भी दो लोगों ने मतलब काफ़ी हेल्प की थी। एक सचिंदर सर हैं, उन मेरे सीनियर थे कॉलेज में, उनकी इसरो में इस साल 25th रैंक आई है, और मुनीश है उसकी रैंक 3rd आई है। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी उस टाइम पर जब मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, वो डाउट मुझे बता देते थे। और सर घर वालों का तो रोल है ही कि उन्होंने मतलब मैं नौकरी छोड़ के आया था तो ऐसा कभी मुझे तक फील नहीं होने दिया कि तूने क्यों छोड़ी, या फिर ऐसे कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं था, और सब पीस ऑफ माइंड तो था ही। तो सब कुछ कंबाइन करके सर। बिल्कुल ज़रूरी है सर, फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। यस सर। तो जैसा कि आपने सौरभ की स्टोरी को सुना समझा कि कैसे वो एक नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड से होने के बाद भी आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एक टॉपर बने हैं मैकेनिकल में, तो आई एम श्योर ये आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि सबकी जर्नी अलग है, आपका अलग बैकग्राउंड हो सकता है, आपकी अलग स्टोरी हो सकती है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपने सोच लिया है कि आपको ये करना है तो फिर ये मैटर नहीं करेगा, रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे, खुद ना खुद आपको चीज़ें मिलती जाएंगी, बट आपकी जो सोच है उसमें डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सौरभ की जर्नी से सीख सकते हैं। आई वुड लाइक टू अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू Saurabh for such a great achievement, and it was very nice talking to you. Thank you, sir.